एक अलग तरह का टेस्ट। नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी किसान भाई बहनों का। और मैं हूं आपके साथ पूनम। किसान भाइयों, विगत वर्षों में हमें बदलते हुए मौसम में कई परिवर्तन देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से खेती किसानी में काफ़ी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। ऐसे ही कई समस्याओं का समाधान हम आपको फ़ोन इन के माध्यम से देते हैं। लेकिन कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले हम देखेंगे कृषि समाचार। खबरें खेती में आपका स्वागत है। मैं हूं रूपम। आइए एक नजर डालते हैं आज क्या है खास खबरें खेती में। बदलते मौसम में नवीन मुक्त रखे गौशाला एवं मुर्गी फार्म। टीपीएस तकनीक से करें आलू की खेती, बढ़ेगा उत्पादन, फसलें भी होंगी रोग मुक्त। उन्नत प्रभेदों से करें फूल गोभी की खेती, फसल अच्छी होगी। किसान भाइयों, केंद्र एवं राज्य सरकार किसानों की समस्याओं के निदान के लिए हमेशा तत्पर रहती है। बिहार के कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत ने किसानों को जलवायु परिवर्तन और बाढ़ एवं सुखाड़ के बीच कृषि को प्रगति की ओर ले जाने का भरोसा दिलाया है। मुझे पूरा भरोसा है कि हम सब मिल कर के बिहार को, बिहार के किसानों को काफ़ी ऊंचाई तक ले जाएंगे। पशुपालक किसान भाइयों, मौसम बड़ी तेजी से बदल रहा है। ऐसे में आप अपने गाय, भैंस, बकरी समेत मुर्गियों का प्रबंधन भी अच्छे से करें। बदलता मौसम इन्हें कई बीमारियों की चपेट में ले सकता है, जो आपकी मेहनत और लागत पर पानी फेर सकता है। गौशाला या बकरीशाला या मुर्गी का फार्म, पशुओं को निरोग रखना है तो इनके रहने के स्थान पर नमी बिल्कुल नहीं रहनी चाहिए। विशेषकर चूज़ों के लिए ये मौसम ज़्यादा खतरनाक होता है। कॉक्सीडियोसिस और एस्पेरगिलोसिस जैसे संक्रामक रोग इनके लिए बेहद घातक हो सकते हैं। मुर्गियों एवं पशुओं के बचाव का सबसे अच्छा तरीका इनका टीकाकरण होता है, जिसके लिए सरकार की तरफ से काफ़ी सुविधाएं भी दी जा रही हैं और जागरूकता भी की जा रही है। टीकाकरण इनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, जिससे इन्हें बदलते मौसम के असर से बहुत हद तक बचाया जा सकता है। आज कई किसान समेकित खेती को अपना चुके हैं। परंपरागत खेती के साथ साथ आमदनी का एक जरिया लगातार बना रहे, ऐसे हर किसान भाई सोचते हैं। वैशाली जिले के मीनापुर ग्राम के किसान गजेंद्र कुमार सिंह ने भी समेकित खेती को अपनाते हुए करेला की खेती की है। ये बताते हैं कि फसल भी अच्छी है, लागत भी कम लगता है और मुनाफा भी बहुत अच्छा प्राप्त होता है। मैं करेला की खेती किया हूँ इस पर 2 कट्ठे में, अच्छी निकल रहा है। मतलब 2-3 किस्म करेला है उसमें, एक हरा करेला है, एक उजला करेला है। उजला करेला स्वाद भी बहुत बढ़िया है, खाने में कोई बढ़िया डिमांड है। लागत 500 रुपये लगा कट्ठा में। मुनाफा हो रहा है? मुनाफा अच्छा हो रहा है, 40 रुपये के लिए किलो तक बेचते हैं। किसान भाइयों, सरकार आजकल वैसे कृषि यंत्रों के उपयोग को बढ़ावा दे रही है जो फसलों की कटाई के साथ साथ फसल अवशेष प्रबंधन भी करे, ताकि खेतों में फसल अवशेष जलाने से पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचे। फसल कटाई के साथ फसल अवशेष प्रबंधन का एक ऐसा ही बेहतरीन विकल्प है स्ट्रॉ रीपर। स्ट्रॉ रीपर एक ऐसा कृषि यंत्र है जो खेतों में फसल अवशेषों को भूसे में बदल देता है। ये भूसा पशुओं के आहार के रूप में काम आता है।
कंबाइन हार्वेस्टर से सिर्फ फसल के ऊपरी भाग यानी अनाज वाले हिस्से की कटाई हो पाती है और बाकी अवशेष खेतों में ही रह जाते हैं, जबकि स्ट्रॉ रीपर इसी समस्या का समाधान है। ये एक साथ 3 तरह के काम करता है: खेत में खड़ी फसल काटने के बाद थ्रेसिंग करना और पुआल साफ करना अथवा भूसा बनाना। किसान भाइयों, आलू की खेती राज्य के लगभग सभी किसान करते हैं, लेकिन परंपरागत विधि से खेती में किसानों को उनकी मेहनत की तुलना में ज़्यादा मुनाफा नहीं मिल पाता है। ऐसे में अगर आप टीपीएस विधि से आलू की पौध तैयार कर खेती करें तो आपके उत्पादन में काफ़ी बढ़ोतरी होगी और आपकी फसल भी रोग मुक्त रहेगी। अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में टीपीएस 150 से 160 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से आप नर्सरी में बुवाई कर दें। किसान भाइयों, अपने लाजवाब स्वाद के कारण फूल गोभी की मांग सालों भर बनी रहती है, इसलिए फूल गोभी की अगेती, पछेती और मध्यम खेती भी होती है। ऐसे में अगर आप उन्नत प्रभेद से फूल गोभी की खेती करते हैं तो वर्ष भर आपको आमदनी का एक जरिया मिल जाता है। अर्ली कुंवारी, पूसा कार्तिकी, पूसा दीपाली फूल गोभी की अगेती किस्में हैं, तो पूसा स्नोबॉल 1, 2 एवं 16 पछेती, इसके अच्छे उत्पादन के लिए आप इन्हीं प्रभेदों से फूल गोभी की खेती करें। आइए अब एक नजर डालते हैं मंडी के ताजा भाव पर। राजधानी सहित प्रदेश की विभिन्न मंडियों में आज सब्जियों के ताज़ा भाव कुछ इस प्रकार रहे। बैगन 4,000 रुपये प्रति क्विंटल, करेला 3,000 रुपये प्रति क्विंटल, नेनुआ 2,400 रुपये प्रति क्विंटल, परवल 3,500 रुपये प्रति क्विंटल और भिंडी 2,500 रुपये प्रति क्विंटल। चलते चलते किसान भाइयों, आप देखिए मौसम का मिजाज और मौसम विभाग द्वारा कृषि संबंधित कार्यों की दी गई सलाह पर अमल कीजिए। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार मानसून के वापस लौटने की संभावना प्रबल हो चुकी है। न्यूनतम तापमान में कुछ गिरावट होने के आसार हैं, जो 22 से 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने की उम्मीद है। धान की फसल को आवरण झुलसा से बचाने के लिए किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि वे नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से बचें और खरपतवार नियंत्रित रखें। किसान भाइयों, अभी आपने देखा मंडी भाव, उपकरण, सफलता की नई कहानी और साथ ही साथ मौसम का मिजाज। किसान भाइयों, बदलते हुए मौसम में यानी कि वर्षा की कमी हो, चाहे पशुओं में हो रही समस्या, इन सभी की जानकारी आपको हम फ़ोन इन के माध्यम से देते हैं हमारे कृषि वैज्ञानिकों के द्वारा। तो किसान भाइयों, देर किस बात की, अपना फ़ोन उठाइए और सीधे हमारे कृषि विशेषज्ञों से जुड़िए फ़ोन इन के माध्यम से। तो आइए सीधे चलते हैं स्टूडियो। किसान भाइयों, हम लोग अभी खरीफ के लगभग उत्तरार्ध में हैं और किन्हीं वजहों से इस बार बहुत सारे क्षेत्रों में खरीफ की फसलें बहुत बेहतर नहीं हो पाई है। वैसे में जो क्षेत्र खाली हैं, जो खेत खाली है या जहाँ पे की फसल अच्छी नहीं हो पाई, ख़राब हो गया, वहाँ पे आप आगात रबी फसलों की बात सोच सकते हैं। तो आज हम लोग अपने चर्चा को केंद्रित करेंगे आगात रबी फसलों में मुख्यतः दलहनी और तेलहनी, जिससे कि आपको आय की भी एक बेहतर होगा और वो फसल को आप पहले लगा भी सकते हैं। तो उस पर हम लोग अपनी चर्चा को आज केंद्रित करेंगे कि आगात रबी फसलों की खेत की तैयारी एवं प्रबंधन, और उसमें हमारे साथ विशेषज्ञ भाग लेंगे। डॉक्टर पीके द्विवेदी जो प्रमुख हैं, कार्यक्रम प्रमुख हैं, कृषि विज्ञान केंद्र आरा से आए हैं। आप इनसे भी किसी तरह का अगर सवाल जवाब हो तो कर सकते हैं। तो आज हम लोग ये चर्चा करते हैं। सर, सबसे पहले कि अभी जो खरीफ की फसल है उसमें
बहुत सारे क्षेत्र में बिहार में इस बार चूंकि वर्षा नहीं हुई जी। तो वो खेत या तो खाली रह गया या फसल लगाने के बाद भी सूख गया, बिल्कुल सूख गए, फैलो रह गए वो। हाँ, तो ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है क्या कि उन खेतों में किसान भाई कुछ आगात रबी फसलों की बात सोचें? निश्चित रूप से वो जो हमारे खेत जो खाली रह गए हैं उसमें सबसे बड़ी बात होगी कि उसमें अगर हम आगात फसलों की बात करें, और चूंकि पानी इस बार वैसे भी हमारे पास पानी, हालांकि इधर कुछ बरसात हुई है लेकिन इसके बाद भी ये स्थिति बनी हुई है कि हमारे पास जो वर्षा मिलनी चाहिए थी वो तुलनात्मक रूप में हम अभी भी 26 से लेकर के 28% कम वर्षा हमको प्राप्त हुई है जो नॉर्मल वर्षा होनी चाहिए थी। तो उन क्षेत्रों में हम तेलहन और दलहन इन दोनों की योजना हम बना सकते हैं, और कुछ इलाके जहाँ पर कि जल जमाव की बिल्कुल समस्या नहीं है और जल निकास बहुत सुगम है, वहाँ पर आलू जैसी जो हमारी नगदी फसलें हैं उनके ऊपर भी हम विचार कर सकते हैं। हम लोग अभी अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में हैं, तो आम तौर पे जैसे बहुत बार बिहार में गेहूं की भी खेती जब होती थी तो वो 15 नवंबर का जो डेडलाइन है उसको हम लोग मैच नहीं कर पाते थे। तो ऐसे में क्या इस बार जो लोगों के पास विकल्प रबी में ज़्यादा मिलेगा फसल का? निश्चित रूप से विकल्प ज़्यादा मिलेगा, और जहाँ पर सिंचाई की थोड़ी सुविधा है, सपोर्ट सिस्टम है, चाहे नहरी क्षेत्र हो या जहाँ पर बोरिंग अच्छी है, भूजल स्तर बढ़िया है, वहाँ पर आप आगात गेहूं की भी प्लानिंग कर सकते हैं। और आगात अगर गेहूं की प्लानिंग करते हैं तो मेरा ये कहना है कि अगर 1 से 3 नवंबर के बीच में अगर आप गेहूं लगा देते हैं, और खास करके जैसे कि हमारी एक बहुत अच्छी किस्म है DBW 187 करण वंदना, या इस तरह की एक और सीरीज आई है DBW 303, बहुत अच्छी किस्म आई है, तो इस तरह की किस्मों को अगर आप लगा देते हैं तो निश्चित रूप से मान के चलिए कि आपका जो प्रोडक्शन होगा बहुत अच्छा होगा। और ये किस्में जो हैं कम दिनों की हैं, सबसे बड़ी खासियत है कि ये 110 दिन की किस्म है, तो इसमें आपके पानी और प्रबंधन पर बहुत ज़्यादा आपका प्रेशर नहीं रहेगा और एक अच्छी फसल आपको प्राप्त होगी। तिलहन और दलहन की बात कर रहे हैं, चूँकि विगत कुछ दिनों में किसानों का रुझान उस तरफ काफ़ी बढ़ा है, तो वैसे में क्या विकल्प है उनके पास आगात फसलों के नाम पे अगर रबी की बात अगर सोचते हैं? देखिए, अभी जो है हमारे देश में अभी भी तेलहन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है और तेलहन की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं। हमारे पास आज से 7-8 साल पहले जब हम दलहन की बात करते थे तो हमारे पास 16 मिलियन टन हमारे पास दलहन था, जिसको कि हम लोगों ने अपने प्रयास से और किसानों के अथक मेहनत से आज हम उसको 26 मिलियन टन पर ले जा चुके हैं। तो दलहन के मामले में हम कह सकते हैं कि हम अब बहुत ज़्यादा थोड़े अच्छे परिस्थिति में आ चुके हैं, लेकिन तेलहन में अभी भी हम बहुत पीछे हैं। तो तेलहन के लिए अपार संभावनाएं हैं हमारे पास, और अभी 2-3 जो किस्में आई हैं तेलहन की, बहुत ज़बरदस्त किस्में आई हैं, जिसमें कि एक किस्म है RH 725, RH 749। ये 2 ऐसी किस्में हैं जिनको कि अगर आप लगाते हैं और समय से लगा देते हैं, यानी कि अक्टूबर लास्ट होते होते अगर आप लगा देते हैं, तो ये आप मान के चलें कि कम से कम 10 क्विंटल प्रति एकड़ तक आप सरसों ले सकते हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत अच्छा रिजल्ट उसको कहा जाएगा। गेहूं या अन्य फसलों की तुलना में अगर 10 क्विंटल आप सरसों, कुछ किसानों ने तो इसको 12 क्विंटल तक लिया है हमारे बिहार में पिछले साल, तो ये बहुत अच्छी किस्म है, इनको आप लगा सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास किस्म है जिसको कि हम कहते हैं पूसा मस्टर्ड 28, पूसा मस्टर्ड 30, ये सब भी किस्में हैं जो कि पाइपलाइन की किस्में हैं, बहुत अच्छी किस्में हैं, नई किस्में हैं। और इनमें जो शरीर के ऊपर जो नकारात्मक जो तेलों का प्रभाव पड़ता है उस तरह की चीज़ें इसमें नहीं है। ये एक और बहुत बड़ी खासियत है कि इन तेलों में वो चीज़ें नहीं हैं, उस तरह के एसिड नहीं है जिससे कि लोग कहते हैं ना कोलेस्ट्रॉल और इस सब तरह की समस्या होती है, तो वो भी नहीं है। तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी ये बहुत अच्छी फसलें हैं, इनको लगाया जा सकता है। ये कितने दिन की फसलें हैं ये, अगर हम लोग सरसों की बात कर रहे हैं तो? हाँ, ये जो किस्में हमने जिनकी चर्चा की, ये किस्में हमारी 120 से 125 दिनों की किस्में हैं और इनकी उत्पादन क्षमता ज़बरदस्त है। इनमें जो लोग पहले संकर प्रजातियों को बहुत प्रेफर करते थे, बिना संकर प्रजाति का उपयोग किए हुए समय से लगा करके हम संकर प्रजातियों के समतुल्य उत्पादन इसे ले सकते हैं। तो इसको लगाने के लिए अगर अभी किसान भाई सोच रहे हो या कार्यक्रम के बाद अगर उनका ऐसा इरादा बने कि लगाते हैं, तो उनको तैयारी के पूर्व में क्या ध्यान रखनी चाहिए? तैयारी के पूर्व में ध्यान ये रखना है कि चूंकि हम ज़्यादा उत्पादन देने वाली किस्में लगा रहे हैं, तो वैसी परिस्थिति में हमको उसके भोजन के प्रबंधन पर विशेष ध्यान देना होगा। और ख़ास करके जैसे कि सूखा की स्थिति निर्मित हुई है और आगे भी टेम्परेचर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता ही रहेगा, तो वैसी परिस्थिति में हमको पोटास का, सल्फर का
इन चीज़ों का, जिंक का, इस पर हमको ज़्यादा ध्यान देना होगा जिससे कि पौधे का समुचित विकास हो। तो अगर मिट्टी जांच करा करके करते हैं तो अच्छी बात है, और नहीं तो अगर पहले से भी हमारे क्षेत्र के बारे में एक जनरल जो वहाँ पे कृषि विज्ञान केंद्र है या कृषि विभाग है उनके पास सूचना रहती है कि इन क्षेत्रों में किस किस तरह के पोषक तत्वों की कमी है, तो उनसे हम राय लेकर के और उस तरह का भोजन का प्रबंधन अगर करें तो निश्चित रूप से आपको बहुत अच्छा होगा। और एक बात विशेष ध्यान देने की है कि चूंकि सूखा मौसम है तो घास बहुत आएगी, इसलिए खरपतवार नियंत्रण पर शुरू से ही ध्यान देना करेंगे। होगा। खरपतवार नियंत्रण में क्या क्या करना चाहिए किसान भाइयों को। अभी वक्त हो चला है एक छोटे से सूचनात्मक अंतराल का, और हम तुरंत वापस आते हैं इस अंतराल के बाद। अरे भाई रामेश्वर, क्या बात है, बड़े परेशान दिख रहे हो? सोच रहा था कि अभी तो हाथ पांव चल रहे हैं तो खेती कर पा रहा हूँ, कल को जब इनमें ताकत नहीं रहेगी गुजारा कैसे होगा? पेंशन से। पेंशन? हाँ, और वो भी हम जैसे किसानों के लिए। अब हम जैसे छोटे किसान भी 60 साल के होने पर 3,000 रुपए मासिक पेंशन पा सकते हैं। सच में? हाँ, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। 18 से 40 वर्ष की आयु के लघु और सीमांत किसान इस स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना में 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। भारत सरकार भी हर महीने किसान के बराबर किस्त का योगदान करेगी। कभी नहीं सोचा था कि हम जैसे किसानों की भी पेंशन का सपना कभी सच होगा। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। नजदीकी जन सेवा केंद्र जाकर इस योजना से जुड़ें। वाह मेरे स्मार्ट किसान, स्मार्टफोन है, डाटा भी है और कृषि नेटवर्क ऐप, खेती की हर समस्या का समाधान। बीज का चयन, फसल बीमारी के उपचार, आसपास के मंडियों के भाव, अब हमारे हाथ में हर समाधान। कृषि नेटवर्क, किसान का स्वाभिमान। डाउनलोड करें अभी के अभी। किसान भाइयों, हम लोग चर्चा कर रहे हैं रबी की अगेती तैयारी की। तो उसमें हमारे विशेषज्ञ के द्वारा जो कुछ बताया गया उसमें 2-3 महत्वपूर्ण बातें हैं जो मैं आपको पुनः बता दूं कि रबी के फसलों की तैयारी, जो अगर हम तिलहन फसलों की बात कर रहे हैं तो आप एक बात ज़रूर ध्यान में रखें कि मिट्टी जांच तो करा लें, ज़्यादा बेहतर होगा। यदि नहीं करा पाते हैं तो आपके ज़िले में, आपके कृषि विज्ञान केंद्र में, आपके जिला के जिला कृषि पदाधिकारी के पास एक डाटा होता है जिससे ये अनुमान लगाया जाता है कि आपके खेत में किन पोषक तत्वों की कमी है। अनावश्यक नाइट्रोजन के प्रयास में, उसके खोज में, उसके क्रय करने के लिए आप न भागें, चूँकि अलग अलग फसलों की पोषक तत्वों की आवश्यकता अलग अलग है। इसलिए आप, जैसा कि डॉक्टर साहब ने भी बताया कि पोटास की, जो सल्फ़र की, इन सब चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। और जैसा कि अभी मैं कहीं एक डाटा देख रहा था कि नॉर्थ बिहार का एक पूरा पैच सल्फ़र डिफिशियंसी के लिए अब बहुत प्रोमिनेंटली ऊपर आया है। नॉर्थ बिहार ही नहीं, हमारा केंद्रीय बिहार भी जो है ये भी सल्फर डिफिशियंसी के लिए धीरे धीरे चिन्हित हो रहा है, क्योंकि पहले हम लोग सिंगल सुपर फास्फेट का इस्तेमाल करते थे, लेकिन हमारे पास अपने जो कारखाने थे बिहार वाले वो बंद हो गए, तो बड़ी सीमित मात्रा में वो आ रहे हैं। और 20-20-013 जो है वो भी एक सल्फर का अच्छा हमारा कैरियर है, लेकिन उसकी भी जो उपलब्धता है वो सीमित है। तो हमारे पास सल्फर वाले उस तरह के उर्वरक हमारे पास नहीं है, और हम बिना सल्फर आधारित उर्वरकों का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए सल्फर की कमी हो रही है। किसान भाई चूँकि नाइट्रोजन का उपयोग करने से उनको तुरंत पौधे में हरियाली दिख जाती है, ग्रोथ दिखता है, उनको लगता है कि शायद ये खाद ज़्यादा काम किया। परंतु ऐसा नहीं है कि हर खाद की अपनी महत्ता है और हर स्टेज में अलग अलग पोषक तत्व की महत्ता है। जिंक एक समय हम लोगों के इसमें जिंक एक मेजर शॉर्टकमिंग आया जब धान की फसलों में, वैसे ही किसान भाई को हमको लगता है कि सल्फर आने वाले समय के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण पोषक, ये सारी रबी की फसलों के लिए, केवल सरसों की बात न करें, जितनी भी हम रबी में फसलें लगाते हैं, यहाँ तक कि सब्जियां भी अगर प्लान कर रहे हैं तो उसमें हमें सल्फर देना ही चाहिए, क्योंकि प्रोटीन उसी से बनेगा और बिना प्रोटीन के बढ़िया फूल फल नहीं आएगा। और सल्फर में अगर अभी नहीं दे पाते हैं तो फोलियर स्प्रे का भी कुछ विकल्प है क्या? देखिए, अभी जो है सल्फर 2 तरह के हैं, एक दानेदार है, एक पाउडर फॉर्म में है। अगर आप अभी के मौसम की बात करें तो अभी सूखे मौसम में हम लोग पाउडर के फॉर्मुलेशन की बात करते हैं, जिसकी की मात्रा 3 से 4 किलोग्राम प्रति एकड़ होती है। ये बेहतर रहता है। दानेदार चूंकि पानी की कमी है तो वो आसानी से घुलता नहीं है, तो इसलिए थोड़ा सा दानेदार को हम कम इस्तेमाल करते हैं, उसको बरसात के दिनों में ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। अब दूसरी बात जो भी आपने कहा कि चूंकि मौसम
पहले के तुलना में जो कि खरपतवार के लिए अनुकूल हो सकता बिल्कुल, है। बिल्कुल। तो वैसे में दलहनी या तिलहनी फसल के लिए क्या सेलेक्टिव इंसेक्टिसाइड कुछ ऐसा है जिसका? देखिए, दो तरह की चीज़ें हैं। पहला तो ये है कि एक तो प्री इमरजेंस, मतलब हमने फसल लगाया, तो फसल लगाने के पहले एक बात तो हमें ध्यान देना है कि फसल लगा रहे हैं, खरपतवार नाशी दवा का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमको उसको बीज को पानी में फुला करके हल्का अंकुरन की प्रक्रिया शुरू कर देनी है। तो उसको हम पानी में फुलाएंगे, उसके बाद में हल्का सुखा देंगे छाया में, और तब दूसरे दिन इसकी हम बुआई करेंगे। और बुआई करने के 2 दिन के बाद पेंडीमिथलिन 1.3 लीटर, कम से कम 200 लीटर नहीं तो 250 लीटर पानी में मिला करके 1 एकड़ में अगर उसका प्रयोग करते हैं तो शुरुआती दौर की लगभग खरपतवारें हमारी समाप्त हो जाती है। लेकिन इसके बाद भी फिर 20-22 दिनों के बाद कुछ खरपतवारें हमारी आती हैं सकरी पत्तियां वाली। तो अगर सकरी पत्तियां वाली खरपतवारें आ रही हैं तो उसमें क्विजालोफॉप इथाइल करके दवा आती है। तो क्विजालोफॉप इथाइल जो है वो 400 मिलीलीटर हम अगर 1 एकड़ में इसका छिड़काव कर दें तो सकरी पत्ती वाली जितने भी खरपतवारें हैं हमारी, वो सारी की सारी समाप्त हो जाएंगी। तो हमारा खेत जो है वो सुरक्षित रहेगा, स्वस्थ रहेगा। और तेलहन में एक और बात का ध्यान देना है कि हमको 10 से 12 दिनों के अंदर में उसमें से जो घने पौधे हैं उनको हमको निकाल देना है। लोग निकालते हैं पौधे, लेकिन वो निकालते हैं 18 से 20 दिनों के बाद कि जानवर के लिए चारा हो जाए, लेकिन उतने देर में तब तक बाकी पौधे कमजोर हो जाते हैं। तो ये काम हमको 12 से 14 दिनों के अंदर कर देना है, जिसको बछनी बोलते हैं गांव में, कि हमने उसकी विदाई कर दी। तो विदाहन जो है उसको अर्ली स्टेज में लालच न करें, नहीं तो सरसों का उत्पादन कम हो जाएगा। किसान भाइयों, पेंडीमिथलिन दवा की चर्चा डॉक्टर साहब ने की है, और ये एक ऐसी खरपतवार नाशक है जो एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। जब आप प्री इमरजेंस की बात करते हैं तो आप खेत में बुआई के ठीक पहले अच्छे से अगर उसमें पानी दे दें और पेंडीमिथलिन का उपयोग कर लेते हैं तो आपको अधिकतम, जैसा डॉक्टर साहब बताया, 80 से 90% खरपतवार से निजात मिल सकता है। अगर वो हो करने की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन सर, उसी दौरान आपने एक बात कही जिस पे भी मैं फिर से आपसे पूछना चाहूँगा कि जब आपने कहा कि अंकुरन कर दें, करा दें, उस समय इस सीजन के हिसाब से बीजों का उपचार कितना ज़रूरी है या कितना महत्वपूर्ण? देखिए, अभी कितना भी हम कोशिश कर लें तो इसी के मौसम में जिस तरह का उथल पुथल देखने को मिल रहा है, हमें नहीं मालूम है कि हमने बुआई की या बुआई के बाद में बारिश हो जाएगी, या हमने बुआई जब करने के सोचा उसके 3-4 दिन पहले बारिश नहीं हुई, तो खेत थोड़े से कच्चे नमी वाले रहेंगे, नहीं तो निचले स्तर में तो नमी हल्की सी है, तो इसमें संक्रमण की संभावनाएं हैं। इसलिए हमको बीजोपचार तो निश्चित रूप से करना है। अगर हम ट्राइकोडर्मा और कार्बेंडाजिम मिलाकर के करते हैं, जैसे कि 1 किलो बीज के लिए 5 से 6 ग्राम कार्बेंडाजिम, और उसके साथ में हम मिला देते हैं 2 ग्राम कार्बेंडाजिम और 6 ग्राम ट्राइकोडर्मा 1 किलो बीज के लिए, तो ये हमारा बढ़िया बीजोपचार हो जाता है। और आलू जैसी फसल है उसमें थाइफ्लोजामाइड से हम उसका बीजोपचार करते हैं। गेहूं है तो उसका हम वीटावैक्स से करते हैं, लेकिन हमको करना है। बिना बीजोपचार के अगर हम जाएंगे तो निश्चित रूप से मान के चले कि पौधों की मृत्यु होगी, इन्फेक्शन आएगा, संक्रमण आएगा, और फिर पौधों की जब संख्या कम हो जाएगी तो निश्चित रूप से उसका असर हमारे उत्पादन पे होगा। किसान भाइयों, वक्त हो चला है एक छोटे से सूचनात्मक अंतराल का। हम तुरंत वापस आएंगे इस अंतराल के बाद। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, उसका लाभ उन किसानों को मिलेगा जिनके पास 5 एकड़ से कम भूमि है। आजादी के बाद देश के इतिहास में किसानों के लिए बनी ये सबसे बड़ी योजना है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। इस योजना के तहत 2 हेक्टेयर तक की जोत वाले किसान परिवार को 6,000 रुपए का सालाना भुगतान होगा, जो पात्र किसानों को 2-2 हजार की 3 किश्तों में सीधा उनके खातों में जमा होगा। इन पात्र परिवारों का चयन राज्य सरकार कर रही है। इस योजना का पूरा खर्च भारत सरकार वहन कर रही है। सम्मान, जिस पर हमेशा अन्नदाता का हक था, उसे अब वो सीने पर लगाकर घूम भी सकेगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, किसान की किसानी का नया अभिमान। वाह मेरे स्मार्ट किसान, स्मार्टफोन है, डाटा भी है, और कृषि नेटवर्क ऐप खेती की हर समस्या का समाधान। बीज का चयन, फसल बीमारी के उपचार, आसपास के मंडियों के भाव, अब हमारे हाथ में हर समाधान। कृषि नेटवर्क, किसान का स्वाभिमान। डाउनलोड करें अभी के अभी। किसान भाइयों, हम लोग चर्चा कर रहे हैं रबी की आगाज तैयारी की, और अभी तक की चर्चा की जो सबसे
महत्वपूर्ण 3 बातें हैं वो मैं आपको पुनः दोहरा देता हूँ। पहला, बीजोपचार जरूर करें। अलग अलग फसल के लिए डॉक्टर साहब ने अलग अलग बीजोपचार की विधि बता दी है। अगर आप उसको नहीं करेंगे तो आपके फसल का नुकसान होना एकदम संभव है, उसको आप टाल नहीं सकते हैं। दूसरा, खरपतवार नियंत्रण की उपाय जरूर करें, जिसमें पेंडिमिथलिन एक दवा का नाम बता दिया, जिसके अलग अलग ब्रांड बाजार में उपलब्ध होंगे, उसको लेकर आप उससे निजात पा सकते हैं। तीसरा, पोषक तत्वों पे विशेष ध्यान रखें और उसमें नाइट्रोजन के ऊपर आपकी निर्भरता को कम करते हुए दूसरे आवश्यक पोषक तत्वों के ऊपर आपका ध्यान जाना ज़्यादा जरूरी है। तो ये 3 महत्वपूर्ण बात रबी के लिए आप जरूर नोट करके रखें। डॉक्टर साहब, इसके बाद जो हम आपसे चर्चा करना चाह रहे हैं, दलहनी फसलों में भी अगर इसी तरह की समस्या आती है तो उसके बीजोपचार के लिए क्या कर सकते हैं? उसके बीजोपचार के लिए भी हम यही करेंगे। उसमें भी हम ट्राइकोडर्मा और कार्बनडाजिम इसका हम प्रयोग करेंगे तो हमारे जो दलहन के बीज हैं वो बहुत अच्छे होंगे। और ख़ास करके ये जो ताल का हमारा इलाका है, ताल में एक समस्या आती है जिसको बोलते हैं कटुई। तो कटुई की अगर समस्या आपके पास आती है तो उस परिस्थिति में आपको प्रति किलो बीज क्लोरपाइरिफॉस 20%, इसका 8 मिलीलीटर प्रति किलो बीज में इसको अतिरिक्त रूप में इसको आपको उसमें मिलाना है, तो आपकी कटुई की समस्या नहीं होगी। जहां कटुई की समस्या नहीं है वहां पर हम कीटनाशक दवा का इस्तेमाल हम नहीं कर सकते, केवल फफूंदनाशक दवा का इस्तेमाल करेंगे और हमारी फसल अच्छी होगी। दलहनी फसलों में खरपतवार नियंत्रण के लिए क्या यही विकल्प होगा या उसमें कुछ? बिल्कुल, दलहनी फसलों में भी खरपतवार के लिए हम पेंडिमिथलिन का ही इस्तेमाल करेंगे और क्विजालोफापिथाइल जो मैंने बताया कि 20 से 25 दिनों के अंतराल पर हम 400 मिलीलीटर इस्तेमाल करते हैं खड़ी फसल में सकरी पत्तियों के लिए, तो वो दलहनी फसलों में भी हम इसका इस्तेमाल हम करेंगे, चाहे वो चना की फसल हो, चाहे हमारी मसूर की फसल हो या बाकला की फसल हो, सभी में दलहनी फसल में उनको किन प्रजातियों की तरफ जाना चाहिए? अगर देखिए, मसूर की अगर हम बात करें तो मसूर में वैसे तो अभी तक लोग पुरानी प्रजातियां जैसे कि HUL 57 उसको लोग ढो रहे हैं, 2005 की वैरायटी है। नई किस्मों में हमारे पास IPL 316 हमारे पास है। इसके अलावा एक और 2018 की बहुत अच्छी किस्म आई है जिसको कि हम बायोफोर्टिफाइड करते हैं, जिसमें कि बहुत सारे पोषक तत्वों का समायोजन किया गया है, वो है IPL 220। तो अगर IPL 220 का आप इस्तेमाल करते हैं, नहीं तो IPL 316 का करते हैं, PL 8 का करते हैं, तो ये सब थोड़ी हमारी नई किस्में हैं जिनकी की उत्पादन क्षमता भी अच्छी है और बहुत सारे रोगों से लड़ने की क्षमता भी इनके अंदर है। अभी जो किस्में आ रही हैं वो रोगरोधी ज़्यादा आ रही हैं, तो ये किस्में उस तरह की हैं, तो इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। और चना में अगर आपको इस्तेमाल करना है तो फिर चना में आपके पास में RVG 202, RVG 203, इसके अलावा भी हमारे बिहार कृषि विश्वविद्यालय से निकली है सबौर चना 1 जो समय से लगाने के लिए है, और सबौर चना 2 जो कि समय से थोड़ा लेट होने पर विलंब के बुआई के लिए बहुत अच्छी किस्म है। इसके अलावा पुरानी किस्में तो पूसा 240 और 212, 256 ये सब तो अभी भी बाजार में चल रही हैं, लेकिन मेरा कहना है कि उन किस्मों को अब हम धीरे धीरे छोड़ें और कुछ नई किस्मों से हम अपने आप को जोड़ें, क्योंकि इनकी उत्पादन क्षमता भी अच्छी है, रोगरोधी क्षमता भी बढ़िया है और इनकी जो कुकिंग क्वालिटी है वो भी बहुत बेहतर है। किसान भाइयों, हम लोग चर्चा कर रहे थे रबी में जो आगात तैयारी है, आगात फसलों के कई विकल्पों की बात की। इसके अलावा भी यदि आप किसी खास फसल के ऊपर अपने जानकारी चाहते हो और उसके लिए आप हमें पत्र लिख सकते हैं। पत्र लिखने के लिए हमारा पता है कृषि दर्शन द्वारा केंद्र निदेशक, फ्रेजर रोड, दूरदर्शन केंद्र, पटना 8,01,000 पिन कोड है। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है directordkpatna@gmail.com। तो आपको जो भी नवीनतम जानकारी कहीं भी सुन रहे हो उसकी विस्तृत जानकारी के लिए आप हमें ज़रूर पत्र लिखें। डॉक्टर साहब, आज आप आए इसके लिए आपका बहुत नमस्कार।